नेपोलियन बोनापार्ट। इतिहास में कुछ ही नाम ऐसे हैं जिनमें इतनी ताकत, इतनी महत्वाकांक्षा और इतना विवाद एक साथ छिपा हो। आज हम उस सफर को देखेंगे कि कैसे कॉर्सिका का एक बाहरी लड़का देखते ही देखते पूरे यूरोप का सम्राट बन गया। तो आज के हमारे इस विश्लेषण का सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर एक छोटे से अनजान द्वीप का लड़का इतिहास के सबसे ताकतवर लोगों में से एक कैसे बन गया। चलिए इस पहेली के टुकड़ों को एक एक करके जोड़ते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है साल 1769 से। जगह है कोर्सिका, भूमध्य सागर में एक ऊबड़ खाबड़ सा द्वीप। ये फ्रांस नहीं था और यहीं पर नेपोलियन का जन्म हुआ, शक्ति और शानो शौकत के चमकते केंद्रों से बहुत दूर। नेपोलियन का बचपन कोई परियों की कहानी जैसा बिल्कुल नहीं था। उनका परिवार अमीर नहीं था और 8 बच्चों के साथ जिंदगी एक संघर्ष थी। लेकिन शायद यहीं पर उसकी भूख पैदा हुई, किताबों की भूख, खासकर इतिहास की। और उसकी माँ लेटिजिया एक चट्टान की तरह थी, जिन्होंने उसे एक बहुत जरूरी सबक सिखाया। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम्हें उसके लिए लड़ना ही होगा। और ये एक ऐसा सबक था जिसे वो कभी नहीं भूला। जब वो सिर्फ 9 साल का था, उसे फ्रांस के एक मिलिट्री स्कूल में भेज दिया गया और बस यहीं पर उसकी दुनिया पूरी तरह से बदल गई। वो एक आउटसाइडर था। उसके कॉर्सिकन लहजे का मजाक उड़ाया जाता था। उसे कभी भी असली फ्रांसीसी नहीं माना जाता था। लेकिन उसने इस अकेलेपन को ही अपना हथियार बना लिया। जब दूसरे लड़के घुलने मिलने में लगे थे, नेपोलियन अपनी किताबों में डूबा रहता था। गणित और भूगोल जैसे विषयों में महारत हासिल कर रहा था। धीरे धीरे बाहर से शांत दिखने वाले उस लड़के के अंदर एक अटूट आत्मविश्वास पैदा हो रहा था। और फिर फ्रांस में क्रांति की आग भड़क उठी। फ्रांसीसी क्रांति ने देश को तहस नहस कर दिया और इसी उथल पुथल के बीच एक नया लीडर बनने वाला था। फ्रांसीसी क्रांति ने सब कुछ बदल कर रख दिया। पुरानी व्यवस्था जहां जन्म ही सब कुछ तय करता था, वो ढह गई। ये अराजकता का दौर था, लेकिन नेपोलियन जैसे किसी के लिए ये एक मौका था। उसने समझा कि ऐसे वक्त में विरासत कोई मायने नहीं रखती, बस हिम्मत, रणनीति और तेजी से फैसले लेने की काबिलियत ही काम आती है। और ये गुण उसके पास भरपूर थे। और उसका उदय किसी टूटते तारे से कम नहीं था। सोचिए, सिर्फ 24 साल की उम्र में वो एक जनरल बन गया था। वही अकेला कॉर्सिकन लड़का जिसका कभी मजाक उड़ाया जाता था, अब फ्रांस के सबसे शक्तिशाली सैन्य नेताओं में से एक था। लेकिन नेपोलियन के लिए जनरल बनना मंजिल नहीं थी, वो तो बस सफर की शुरुआत थी। उसके दिमाग में एक बड़ा सवाल घूम रहा था, एक ऐसी महत्वाकांक्षा जो उसे इतिहास की किताबों में हमेशा के लिए दर्ज करने वाली थी कि आखिर एक इंसान जा भी कहां तक सकता है। अब हम उसकी जिंदगी के उस अध्याय में पहुंचते हैं जहां वो एक मिलिट्री हीरो से फ्रांस का एक छत्र शासक बन गया। यह उसकी महत्वाकांक्षा का शिखर था। तो उसने ये किया कैसे? खैर, ये 3 साहसिक कदमों की कहानी है। सबसे पहले उसने इटली और मिस्र में जबरदस्त जीत हासिल की और फ्रांसीसी लोगों का हीरो बन गया। फिर 1799 में एक बिजली की तरह तेज राजनीतिक चाल में, जिसे कू डेटा कहते हैं, यानी तख्ता पलट, उसने सीधा सत्ता पर ही कब्जा कर लिया। और आखिर में 1804 में वो निर्णायक पल आया जिसने उसे किंवदंती बना दिया। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। पेरिस का शानदार नोट्रे डेम कैथेड्रल, एक भव्य समारोह, हवा में तनाव और उम्मीद दोनों हैं। और फिर इतिहास के सबसे साहसिक कामों में से एक में उसने पोप का इंतजार नहीं किया कि वो उसे ताज पहनाए। उसने खुद ताज उठाया और अपने सिर पर रख लिया। उस एक पल में वो सिर्फ नेपोलियन बोनापार्ट नहीं था, वो था सम्राट नेपोलियन, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी किस्मत खुद लिखी। लेकिन जैसा कि इतिहास हमें सिखाता है, कोई जितना ऊंचा चढ़ता है उसका गिरना उतना ही दर्दनाक हो सकता है। और नेपोलियन के पतन की शुरुआत एक जानलेवा गलती से हुई। साल 1812 में अपनी शक्ति के चरम पर नेपोलियन ने रूस पर हमला करने का फैसला किया। ये एक ऐसा फैसला था जो उसके साम्राज्य को तोड़कर रख देने वाला था। वो 6 लाख से ज्यादा सैनिकों की एक विशाल सेना के साथ निकला। यूरोप ने तब तक इतनी बड़ी सेना नहीं देखी थी। कागज पर तो ये एक अजेय ताकत थी। उन्हें लगा कि उन्हें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन रूसियों ने एक ऐसी रणनीति अपनाई जिसकी नेपोलियन को उम्मीद ही नहीं थी। वो सीधे नहीं लड़े, वो बस पीछे हटते गए और अपने पीछे सब कुछ जलाते गए। जब नेपोलियन की सेना आखिरकार मॉस्को पहुंची तो उन्हें एक वीरान शहर मिला। और फिर
रूस का सबसे शक्तिशाली हथियार सामने आया, जनरल विंटर, यानी रूस की बेरहम सर्दी। एक ऐसी क्रूर ठंड जिसकी नेपोलियन के सैनिकों ने कल्पना भी नहीं की थी। वापसी एक भयानक सपना थी। सैनिक दुश्मन की गोलियों से नहीं बल्कि ठंड, भूख और थकावट से मर रहे थे। उस 6 लाख की महान सेना में से 5 लाख से ज्यादा सैनिक कभी घर नहीं लौट पाए। ये एक ऐसी तबाही थी जिससे नेपोलियन कभी उभर ही नहीं सका। रूस में हुई उस तबाही के बाद नेपोलियन का पतन बहुत तेजी से हुआ, जो हमें उसकी उलझी हुई विरासत पर सोचने पर मजबूर करता है। इसके बाद की घटनाएं बहुत तेजी से घटी। उसे हराया गया, एल्बा द्वीप पर भेज दिया गया, वो वहां से भाग निकला, एक और सेना खड़ी की और फिर वाटरलू में आखिरी बार हार गया। उसे सेंट हेलेना के एक दूर दराज द्वीप पर भेज दिया गया, जहां 1821 में 51 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। तो उसे कैसे याद किया जाए? उसकी विरासत एक दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ वो असाधारण प्रतिभा का इंसान था, एक बाहरी व्यक्ति जो शिखर पर पहुंचा, जिसने कानूनों में सुधार किया और काबिलियत को जन्म से ऊपर रखा। लेकिन दूसरी तरफ उसकी कभी न खत्म होने वाली महत्वाकांक्षा ने पूरे महाद्वीप में युद्ध की आग भड़का दी, जिससे लाखों लोगों को अकल्पनीय दुख और दर्द झेलना पड़ा। और आखिर में नेपोलियन की कहानी हमें एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये हमें दिखाती है कि एक इंसान क्या कुछ हासिल कर सकता है, लेकिन साथ ही ये हमें उस महत्वाकांक्षा की भयानक कीमत की भी याद दिलाती है। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें।